बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि वो कौन से एंटीबायोटिक है जो कि सेफ़ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और वो कौन से एंटीबायोटिक है जो कि सेफ़ नहीं है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमारे पास ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक जो है ना प्लेसेंटा बनता है, ठीक है। बॉडी एक प्लेसेंटा बनाती है। व्हाट इज़ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसके हमारे पास डिफरेंट जॉब्स होते हैं। लाइक ये हमारे पास क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बेबी को। एंड सेकेंड, जो हमारे पास वेस्ट होता है बेबी से उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। इन शॉर्ट हमारे पास प्लेसेंटा क्या कर रहा है, वो एक फ़िल्टर बना रहा है बिटवीन द मदर एंड बेबी, यानी उनके दरमियान एक कनेक्शन बना रहा है। कुछ मेडिकेशंस होती हैं ना, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है, ठीक है, और बेबी तक रीच कर जाती हैं। एंटीबायोटिक उन्हीं में से एक है जो कि प्लेसेंटा को क्या करता है, क्रॉस करता है। हम एंटीबायोटिक्स क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। कुछ प्रेग्नेंट वुमेन को यूटीआईज हो जाते हैं, डिफरेंट इन्फेक्शन हो जाते हैं बैक्टीरियल, तो वो उनको ट्रीट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ना ट्रीट किया जाए तो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं फॉर बोथ मदर और बेबी के लिए, ठीक है। कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि सेफ़ होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इवन के वो जो है ना क्रॉस कर भी लें बैरियर, लेकिन कुछ होते हैं वो बिल्कुल सेफ़ नहीं होते और वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हम जो है ना आपको वो ड्रग्स भी बताएंगे जो सेफ़ है और वो ड्रग्स भी बताएंगे जो कि सेफ़ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ड्रग्स बताते हैं जो सेफ़ है। जो हमारे पास आता है जो सेफ ड्रग्स में, वो आता है पहले एक ग्रुप पेनिसिलिन। पेनिसिलिन हमारे पास मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और इनको हम जो है ना फर्स्ट चॉइस एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ये सेफ होते हैं। इनमें हमारे पास एंटीबायोटिक्स में हमारे पास एमोक्सिसिलिन और एम्पेसिलिन, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूटीआई में भी इसको मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं। पेनिसिलिन को, एमोक्सिसिलिन को ज़्यादातर प्रिस्क्राइब किया जाता है। जो पेनिसिलिन है ना वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन उसकी एक पॉजिटिव एक बेनिफिट ये है कि वो जो है ना बेबीज़ को, जो अनबॉर्न बेबीज़ हैं यानी फीटस है, उसको हार्म नहीं करता। दैट्स इट्स बेनिफिट। इस वजह से ये सेफ़ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो हमारे पास हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं एमोक्सिसिलिन और क्लेवोनोलिक एसिड ऑगमेंटिन, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन को प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये एक सेफ़ एंटीबायोटिक कंसिडर किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये जो है ना उन इन्फेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जिसको एमोक्सिसिलिन जो है ना अकेले ट्रीट नहीं कर सकता, ये कॉम्बिनेशन बना के वो ट्रीट करता है। इस वजह से ये ऑगमेंटिन इसके लिए यूज़ करते हैं, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत मोस्टली यूज़ होता है। सेकंड हमारे पास जो क्लास है वो है सेफोलोस्पुरिन्स की। सेफोलोस्पुरिन्स हमारे पास एक दूसरा ग्रुप है फर्स्ट चॉइस एंटीबायोटिक्स का, जो कि बिल्कुल सिमिलरली वर्क करता है लाइक पेनिसिलिन की तरह। वन ऑफ द मोस्ट प्रिस्क्राइब जो हमारे पास इस क्लास की एंटीबायोटिक है वो है सेफेलेक्सिन कैफ्लेक्स। इसको हम यूटीआई में भी अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। मोस्ट सेफेलोस्पिरिन्स हमारे पास कंसिडर हो जाते हैं सेफ एंटीबायोटिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जितने भी हमारे पास सेफेलोस्पिरिन है, लेकिन एक्सेप्ट सेफ्ट्रैक्सोन। सेफ्ट्रैक्सोन एक ऐसा बीटा लैक्टिम एंटीबायोटिक है, और ये थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पिरिन से बिलोंग करता है, और ये हमारे पास डायरेक्टली हम इसको आईवी में देते हैं, जैसे कि ये ऑक्सीडिल 2 ग्राम आईवी इंजेक्शन, इसको हम डायरेक्टली आईवी में देते हैं। It can be used throughout most of pregnancy, but your healthcare team should try to avoid it close to the time of delivery. टाइम ऑफ डिलीवरी में इसको अवॉइड करना है। थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टाइम ऑफ डिलीवरी में अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि ये लेट इन प्रेगनेंसी हमारे पास एक कंडीशन काज करता है जिसे हम कहते हैं कनेक्टेरिस, ठीक है। कनेक्टेरिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास इन्फेंट को जॉन्डिस हो जाता है, यानी उसकी स्किन येलो हो जाती है, उसके आइज़ येलो हो जाते हैं, और हमारे पास क्या काज करता है, ब्रेन डैमेज काज करता है। क्योंकि इसमें जो हमारे पास बिलीरुबिन जो है ना वो मूव करता है फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इनटू द ब्रेन टिश्यू। जो हमारे पास बिलीरुबिन है उसके जो है ना लेवल हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और वो हमारे पास ब्लड स्ट्रीम से मूव करता है ब्रेन टिश्यू में, जिसकी वजह से हमारे पास ब्रेन डैमेज हो जाता है, और इन्फेंट का जो हमारे पास ब्रेन है ना वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो सेफ्ट्रैक्सोन है इसको अवॉइड करना चाहिए इन लेट इन प्रेगनेंसी। फिर हमारे पास है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन जो हमारे पास इसका ब्रांड नेम है जिथ्रोमैक्स। ये हमारे पास एक मैक्रोलाइड क्लास ऑफ एंटीबायोटिक से बिलोंग करती है, और इसको प्रेगनेंसी में
सेफ़ कंसिडर किया जाता है। जो एज़िथ्रोमाइसिन है इसको जो एफडीए है इसने कैटेगरी बी दी है। कैटेगरी बी कौन सी जो है ना, हमारे पास जो एफडीए है उसने प्रेगनेंसी कैटेगरीज बनाई है कि वो कौन सी ड्रग है, वो कौन सी कैटेगरी ड्रग है जो सेफ़ होगी वो कैटेगरी ए में होगी, जो दूसरी ड्रग है वो सेफ़ होगी वो, लेकिन उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट एनिमल स्टडी में शो नहीं होगा, वो कैटेगरी बी है। तो उन्होंने इस तरह कैटेगरीज बनाए हैं ए बी सी डी एक्स तक। जो कैटेगरी एक्स वाली एंटीबायोटिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस होती हैं। तो हमारे पास जो एज़िथ्रोमाइसिन है वो कैटेगरी बी ड्रग में आती है। जो कैटेगरी बी ड्रग्स होती हैं वो हमारे पास सेफ़ होती हैं, यानी अगर एनिमल स्टडीज़ पे उन्होंने वो परफॉर्म किए होती हैं ये ड्रग्स, और वो जो है ना उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स, कोई एडवर्स इफ़ेक्ट फीटस को शो नहीं हुआ था, तो एज़िथ्रोमाइसिन हमारे पास कैटेगरी बी ड्रग में आती है। लेकिन जो है ना हमारे पास जो अदर मैक्रोलाइड्स हैं लाइक एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, तो उनमें उनके बारे में कुछ मिक्स इन्फॉर्मेशन है कि वो सेफ़ है कि नहीं। यानी कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाएँ तो ये हमारे पास बीबी की जो स्टमक है उसकी जो है ना ओपनिंग को नैरो कर देते हैं, और कुछ रिपोर्ट्स शो करती हैं कि ये बेबी के इंटेस्टाइन को एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर देता है। लेकिन लार्ज रिव्यू में एक ख़ास लिंक नहीं मिला कि मैक्रोलाइड्स और ये कंडीशन एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं। बट एजिथ्रोमाइसिन इज़ अ सेफ ड्रग, so it is a category B drug, so it can be used during pregnancy. हमारे पास फिर आती है जो चौथी हमारे पास कैटेगरी है वो है क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन हमारे पास एक दूसरी कॉमनली प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये हमारे पास एक फैमिली लिंकोसमाइड से बिलोंग करती है। जो हमारे पास औरल क्लिंडामाइसिन है ना वो एक सेफ एंटीबायोटिक ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी कंसिडर की जाती है, अर्ली, नॉट इन लेट, बिकॉज जो लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी है उसके बारे में कोई ख़ास एविडेंस नहीं मिला कि ये सेफ़ है कि नहीं। लेकिन ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी इट्स सेफ़ औरल क्लिंडामाइसिन। लेकिन अगर वेजिनल क्लिंडामाइसिन की बात की जाए ना तो उसको हम किसी भी स्टेज पे प्रेगनेंसी पे रिकमेंड नहीं कर सकती, बिकॉज इट्स नॉट सेफ़। ये जो है ना क्लिंडामाइसिन, जो हमारे पास वेजिनल क्लिंडामाइसिन है, ये हमारे पास बहुत सारी इन्फेक्शंस बेबी में कॉज कर सकता है। इस वजह से जो वेजिनल क्लिंडामाइसिन है इट्स नॉट सेफ, लेकिन जो ऑरल क्लिंडामाइसिन है इसको आप ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी इट्स सेफ एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास वो एंटीबायोटिक्स आती हैं जो कि सेफ़ नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेट्रासाइक्लिन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। टेट्रासाइक्लिन में हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन आ जाती हैं। जो टेट्रासाइक्लिन है, these are not recommended during any stage of pregnancy. This is because they are known to harm unborn babies. Okay, when a baby is exposed to a tetracycline antibiotic, it can bind to calcium in the baby's bones and teeth. जो हमारे पास हम जो टेट्रासाइक्लिन है उसको प्रेगनेंसी की किसी भी स्टेज पे क्यों रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये जो है ना जो हमारे पास फीटस होते हैं, अनबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनको बहुत हार्म करता है। और जो टेट्रासाइक्लिन है ना वो क्या हो जाता है, जो हमारे पास बेबी के बोन्स और टीथ में जो कैल्शियम होता है ना उनके साथ ये बाइंड हो जाता है। जब उनके साथ बाइंड हो जाता है ना तो एक ग्रे डिस्कलरेशन देता है, येलो और एक ग्रे डिस्कलरेशन देता है टू द बोन्स एंड टीथ, और बोन्स को जो है ना वो सॉफ्टन कर देता है, मतलब उनको वीक कर देता है। तो इस वजह से हमारे पास जो टेट्रासाइक्लिन है वो कैटेगरी एक्स उसमें आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। लेकिन अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होना टू द मदर एंड बेबी जो कि सिर्फ टेट्रासाइक्लिन ही रिक्वायर हो तो उस केस में हम दे देते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल केस हो, मतलब बहुत ही कम केसेस में दे सकते हैं, लेकिन बहुत जब नॉर्मल केस हो ना वो टेट्रासाइक्लिन इज़ नॉट रिकमेंडेड, इज़ वेरी वेरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर हमारे पास है सिप्रोफ्लॉक्सासिन और अदर फ्लोरोक्विनोलोन्स। जो हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं ना ये हमारे पास ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। इनकी एग्जांपल है एक सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन। इसको भी हम जो है ना यूज़ नहीं करते प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करता है, और ये जो है ना बीबी के हार्ट को भी हार्म करता है, और किडनीज़ को भी और ब्रेन को भी, यानी कि हार्ट में भी इश्यूज़ ला सकता है, किडनी में भी और ब्रेन में भी। तो इस वजह से इसको भी जो है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कभी रिकमेंड नहीं किया जाता, और ना ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है प्रेग्नेंट वोमेन को ये यूज़ करें। फिर हमारे पास है मेट्रोनाइडाजोल। जो हमारे पास मेट्रोनाइडाजोल है, इट इज़ एन एंटीबायोटिक यूज फॉर सर्टेन इन्फेक्शन लाइक बैक्टीरियल वेजिनोसिस।
मेट्रोनिडाज़ोल फ्लैजेल आपने कई दफ़ा सुना होगा, लोग अक्सर डायरिया में यूज़ करते हैं क्योंकि इसके ये फंक्शन भी है कि ये जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होता है जो डायरिया कॉज करता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ये इन्फेक्शन दूसरा इन्फेक्शन जो मतलब कई सारे इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, सर्टेन लाइक बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस कौन सा इन्फेक्शन होता है, लाइक आपके बैक्टीरिया में जो बैलेंस होता है ना बैक्टीरिया का, आपके वेजिना में जो बैक्टीरियल बैलेंस होता है वो ख़राब हो जाता है उनका, यानी इम्बैलेंस बैलेंस आउट हो जाता है। जो बैलेंस आउट हो जाता है तो आपके वेजिना में पेन स्टार्ट हो जाता है, डिस्कम्फर्ट आपको फील होता है। तो फिर हम मेट्रोनिडाज़ोल इस कंडीशन में रिकमेंड करते हैं। जो ओरल मेट्रोनिडाज़ोल है ये हमारे पास सेफ है ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन अगर इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज़ किया जाए तो इससे प्री मेच्योर बर्थ कास हो सकता है। एक और कंसर्न भी है मेट्रोनिडाज़ोल का कि ये जो है ना मिसकैरेज के रिस्क को जो है ना इंक्रीज़ कर देता है मेट्रोनिडाज़ोल। तो इस वजह से लेकिन मोस्ट स्टडीज़ अभी नीडेड टू कंफर्म दीज लिंक्स, लेकिन फिर भी इसके रिलेटेड इससे मतलब थोड़े से वो हैं, इससे मतलब ख़तरा है मेट्रोनिडाज़ोल से। इस वजह से चाहिए कि जो लेडी प्रेग्नेंट लेडी होती है वो इसको ना ही ले तो बेहतर है, अवॉइड ही करे बेहतर है, क्योंकि इससे इसके लिंक्स हैं। अगर स्टडीज़ नहीं हुई, कंफर्म नहीं हुई, लेकिन इसके लिंक्स हैं, यानी कुछ ना कुछ ये करता है। जो हमारे पास वेजिनल मेट्रोनिडाज़ोल है ये तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि एक ऐसी कंडीशन काज करता है ना बेबी के ब्रेन में जिसे कहते हैं हाइड्रोसेफेलिस, जो कि बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है। ये हमारे पास जो बेबी का ब्रेन है उसमें फ्लूइड को बिल्डअप कर देता है। जब फ्लूइड बिल्डअप हो जाते हैं तो ब्रेन डैमेज हो जाता है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, फीटस की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, जो हमारे पास वेजिनल मेट्रोनिडाज़ोल है इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट एनी पॉइंट एट ऑल। तो इसको नहीं लेना चाहिए जो हमारे पास प्रेग्नेंट लेडी हो, खासकर वेजिनल मेट्रोनिडाज़ोल को। फिर हमारे पास आता है नाइट्रोफिरेंटोइन, जो कि मोस्टली यूज़ होता है एंटीबायोटिक फॉर यूटीआईज इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अक्सर जो है ना जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो ज़्यादातर यूटीआईज उनमें हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नाइट्रोफिरेंटोइन है ना उसके ऊपर मिक्स डाटा है, तो इस वजह से चाहिए कि यूटीआईज अगर प्रेग्नेंट लेडी की हो तो मैंने आपको बताया कि एमोक्सिसिलिन ले, या जो सेफलोस्पुरीन वो लेनी चाहिए। ठीक है, यूटीआई में तो ये ज़्यादा बेहतर है रेदर देन नाइट्रोफिरेंटोइन, क्योंकि इसके बारे में कोई सेफ डाटा नहीं है। इसकी भी काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग डाटा है कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में सेफ़ है कि नहीं, लेकिन फिर भी लेटर इन प्रेगनेंसी में इसको एक कॉमन चॉइस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रीटिंग यूटीआईज। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में इसका कोई मिक्स डाटा आ रहा है तो ये सेफ़ लाइक इसको सेफ़ ना ही लो, क्योंकि कोई चीज़ जब आपको कंफर्म नहीं हो तो उसको नहीं लेनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स नाइट्रोफिरेंटोइन अर्ली प्रेगनेंसी में ना ही ले तो बेहतर है। एक मोस्ट स्टडीज़ जो है ना स्टडीज़ रिपोर्ट करती हैं कि हायर रेट्स ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स हो रहे हैं अगर इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लिया जाए, लेकिन एक ख़ास लिंक भी नहीं मिला कि न्यूट्रोफिरेंटोइन और बर्थ डिफेक्ट्स मोस्ट स्टडीज़ में कुछ नहीं देखी जा रही हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कुछ स्टडीज़ ने रिपोर्ट किया है, कुछ कह रही है नहीं है, तो ये एक कन्फ्लिक्टिंग डाटा है। लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि इसको अर्ली प्रेगनेंसी में अवॉइड करें जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है सल्फामिथाक्सोल। तकजोल सल्फामिथाक्सोल के बारे में भी कन्फ्लिक्टिंग डाटा है कि ये सेफ़ है कि नहीं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इसके कुछ स्टडीज़ ने कुछ कहा कि सेफ़ है, कुछ ने कहा सेफ़ नहीं है, तो इसके बारे में बहुत कन्फ्लिक्टिंग डाटा आ रहा है। यानी कि अगर इस एंटीबायोटिक को अर्ली प्रेगनेंसी में लिया जाए तो इससे कुछ ऐसी कंडीशंस लिंक होती आ रही हैं कि अगर ये एंटीबायोटिक लिया जाए, क्लेफ्ट पैलेट, हार्ट डिफेक्ट्स और स्पाइना बिफिडा। जो क्लेफ्ट पैलेट है ना ये एक ऐसी कंडीशन है लाइक कि आपकी जो माउथ रूफ है उसकी ओपनिंग, जो बेबी है ना उसकी माउथ रूफ की ओपनिंग हो जाती है। और स्पाइनल बिफिडा क्या होता है कि बेबी के जो स्पाइनल कॉर्ड है और इसके मेनिंजेस में गैप आ जाता है जिसकी वजह से लोअर लिम्ब में पैरालिसिस कॉज हो जाती है। ठीक है, तो कहते हैं कि ये एंटीबायोटिक अगर अर्ली प्रेगनेंसी में लिया जाए तो इससे ये कंडीशन लिंक आ रही है। ठीक है, अगर इस सल्फामेथाक्सोल को एंड ऑफ प्रेगनेंसी में लिया जाता है तो कह रहे हैं कि ये रेज कर रही है रिस्क ऑफ कनेक्टाइटिस, जो हम पिछली स्लाइड में मैंने डिस्कस किया है कनेक्टाइटिस, कि उसमें बिलीरुबिन का लेवल ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज हो जाता है, हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्रेन की तरफ जाता है, ब्रेन टिश्यू
को डैमेज कर देता है, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर अर्ली में लिया, अगर इस ड्रग को लिया जाए तो इससे ये कंडीशन लिंक आ रही है, और एंड ऑफ प्रेगनेंसी में लिया जाए तो ये वाली कंडीशन को ये हाई कर सकता है, ठीक है, रेस कर सकता है। लेकिन अगर सल्फामेथाक्सोल एक्स कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि इसके लिए सल्फामेथाक्सोल इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं सेकेंड एंड अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये अवॉइडेड है, क्योंकि ये जो है ना, ये एंटीबायोटिक ब्लॉक करता है फॉलिक एसिड इन द बॉडी, और फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी डेवलपमेंट, एक अनबॉर्न बेबी के लिए। अगर एक अनबॉर्न बेबी, उसकी डेवलपमेंट ही प्रॉपर नहीं होगी तो वो अनडिवेलप हो जाएगा, उसकी डेथ भी कॉज हो सकती है। तो इस वजह से अगर ये एंटीबायोटिक अगर आप कोई इन्फेक्शन के लिए ज़रूरी है तो चाहिए आप इसके साथ एक्स्ट्रा फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स भी लें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।